Today we are discussing difference between zakat and tax. We know that we are Muslims और Muslims का जो अपना एक अपना मान्यता सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं ज़कात। तो आज के हमारे क्लास का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स। इसको हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो हमारे पास आ रहा होता है ज़कात और टैक्स में डिफरेंस का, वो हम लेते हैं रेट, यानी किस परसेंटेज से ज़कात कैलकुलेट होती है और किस परसेंटेज से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो रेट ऑफ ज़कात जो है वो हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द शरीयत मोहम्मदी, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम जो है उसके पैगंबर जो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनके जरिए से अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की तकमील की है। और गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है टैक्स का, वो अपनी जो भी किसी भी मुल्क की कंट्री होती है उसका अपना बेसिक सिस्टम होता है टैक्स का। लेकिन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टैक्स का जो सिस्टम है वो बेस कर रहा होता है कैनन ऑफ टैक्सेशन पे, जिसके जो प्रेजेंटेटर थे वो कौन थे, एडम स्मिथ। तो टैक्स रेट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है वो सिचुएशन के लिहाज से डिसाइड करती है कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है, उस लिहाज से रेट ऑफ टैक्स को फ्लक्चुएट किया जाता है। कभी ये बढ़ जाता है, कभी ये कम हो जाता है। लेकिन दीन इस्लाम की ये जो शान है वो शान क्या है कि जो कुछ एक दफ़ा नाजिल हो गया वो ताहयात के लिए है। तो रेट ऑफ ज़कात जो है वो फिक्स है, जो जाता है 2.5। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसके अकॉर्डिंग हम इस डिफरेंस को लेकर चल रहे हैं वो है एबिलिटी टू पे। ज़कात जो है वो हर एक पर इम्पोज नहीं होती। ज़कात सिर्फ और सिर्फ साहिब निसाब लोगों पर इम्पोज होती है। साहिब निसाब लोग, आपने इस्लामियत की किताब में पढ़ा होगा कि ज़कात वो लोग अदा करते हैं जिनके पास 7.5 तोला सोना पूरा साल के लिए सेव रहा हो, या अगर वो सोने की फॉर्म में नहीं है तो जो भी उनका कैश है या अदर प्रॉपर्टी एलिमेंट है उनकी पूरी की पूरी सेविंग की ड्यूरेशन जो है मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, तब वो कैपेबल होते हैं ज़कात पे करने के। अदरवाइज ज़कात उनके ऊपर ड्यू नहीं होती है। और टैक्स की एबिलिटी जो है, टैक्स की एबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। टैक्स जो है वो एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री को पे करना होता है, उसमें हम रिलीजियस बाउंड्री पर नहीं जाते। ज़कात सिर्फ और सिर्फ साहिब मुस्लिम पर डिपेंड कर रही है, जबकि टैक्स जो है वो एवरी पर्सन ऑफ अ सिटीजन जो है वो पे कर रहा होता है। कि मुल्क में जितने भी लोग हैं वो किसी भी मजहब से बिलोंग कर रहे हैं, वो किसी भी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो सेल टैक्स के फॉर्म में हर एक को टैक्स देना होता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स जो है वो कैपेबल लोग देते हैं कि जो रेंज में आ रहे होते हैं गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट ने करंट ईयर में रेट डिसाइड किया होता है कि इस साल के लिए कौन से लोग जो है वो ज़कात के लिए कैपेबल होंगे, तो वही लोग टैक्स जो है वो पे करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिस पॉइंट से डिफरेंस को, वो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट। ये पेमेंट जो है वो कब की जाती है। तो ज़कात की जो पेमेंट है वो मोस्टली एनुअल बेसिस पर होती है और लोग माह रमज़ान में जो है वो ज़कात को अदा कर रहे होते हैं। अब कुछ लोगों में ये भी आदत आ गई है कि वो ज़कात ये सोचते हैं कि भाई पूरे साल का अमाउंट एक साल जब हम लमसम निकाल रहे हैं तो लोग उसको इंतजार में पूरा साल इंतजार करें, तो वो उसको मंथली बेसिस पर भी निकाल रहे होते हैं। लेकिन ज़कात की पोजीशन क्योंकि पूरे एक साल की सेविंग के ऊपर है, इसलिए ये एनुअल बेसिस पर ही जो है वो पेमेंट का इसका पीरियड आता है। लेकिन टैक्स के अंदर जो हमारी सिचुएशन है, टैक्स क्या है कि हम रेगुलर बेसिस पर दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारी रेगुलर ग्रॉसरी की कंजम्पशन चल रही है। हम डिफरेंट जो अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें खरीदते हैं। अब वो ख़रीदारी की चीज़ें आपकी ज़िंदगी की भी होती हैं, आपके फैशन की भी होती हैं, आपकी सहूलत की भी होती हैं। तो सेल टैक्स की फॉर्म में जो है वो आप हर दिन जो है तकरीबन दिन में कई बार टैक्स पे कर रहे होते हैं। जबकि डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में जो है वो आपको पेमेंट करनी होती है, वो भी एटलीस्ट साल में ही हो रही होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ज़कात का जो ऑब्जेक्टिव है, ज़कात का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें मालूम है कि हर एक बंदा जो है वो एक ही लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता। कुछ लोगों के पास जो है रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, या उनका प्रोफेशन अच्छा होता है, या उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो हाई होता है। कुछ लोग बेचारे अपनी माशी जो जद्दोजहद है उसमें इतने कामयाब नहीं हो पाते कि उनकी जो आमदनियाँ होती हैं वो आमदनियाँ लिमिटेड होती हैं। तो कुछ लोग जो है वो सफेद पोश होते हैं, कुछ लोग बेचारे गरीब होते हैं। तो ज़कात का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऐसे लोगों की मदद की जाए जिनके पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरी करने के लिए खुद इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपनी ज़रूरियात को अच्छे से पूरा कर सकें, या अपने
बड़े घराने का बोझ जो है वो अपनी कम तनख्वाह से उठा सके। तो ज़कात का टारगेट क्या होता है? ज़कात का टारगेट ये होता है कि ऐसे लोगों की मदद की जा सके जो बेचारे परेशान हाल हैं या जिनके पास रिसोर्सेज जो है वो कम है, उनकी ज़रूरियात ज़्यादा है लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो ज़कात का टारगेट है कि ऐसे लोगों की मदद की जा सके। जो अमीरों के पास पैसा है, गरीबों में उसकी हिस्सेदारी हो जाए और ये जो क्लास का फर्क है वो कंट्रोल हो जाए। जबकि टैक्स का जो टारगेट होता है, टैक्स का टारगेट क्या होता है कि टैक्स जो होता है वो हर एक को पे करना होता है। और टैक्स का टारगेट क्या है कि हम जो है वो किसी भी मुल्क की जो तरक्की होती है उसके लिए जो है वो टैक्स इस्तेमाल किया जाता है कि मुल्क में डिफरेंट प्लान बनाए जाते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, या फिर ऐसा होता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया जाता है क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने में, आगे लेके जाने में, तरक्की करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टैक्स जो है वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है या इम्पोज होता है या कंज्यूम होता है जिससे मुल्क की तरक्की के रास्ते खुल सके, मुल्क में खुशहाली आ सके, लोगों के मसाइल खत्म किए जा सके और लोगों को तरक्की की तरफ लेके जाया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेट करता हुआ वो टॉपिक्स क्या है कि बजट एंड टाइप्स ऑफ बजट। बजट क्या है कि जब हम टैक्स इम्पोज करते हैं तो टैक्स की पोजीशन के लिए हम एक समराइज अपने पास एक चीज पूरी की पूरी जो भी हमारी फंक्शन है कि इस फंक्शन में हमें किस तरह से इनकम को जनरेट करना है और उस इनकम को कहाँ यूटिलाइज करना है, तो ये जो पूरी समरी होती है, ये पूरी समरी जो है वो क्या कहलाती है? बजट कहलाती है। बजट का ड्यूरेशन हमें पता है कि कोई भी हुकूमत जो है वो साल में एक दफा बजट अनाउंस करती है। अगर बहुत ही ज्यादा उसको कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाए कि सप्लीमेंट्री बजट पेश करना पड़े तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज जो बजट है वो साल में एक ही दफा अनाउंस किया जाता है। और हमारे पाकिस्तान में जो बजट अनाउंस होता है वो जून के महीने में अनाउंस होता है। तो बजट क्या है? बजट एक प्रॉपर समरी है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का कि गवर्नमेंट ने कितनी इनकम जनरेट करनी है नेक्स्ट ईयर में और उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। बजट की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पहली जो हमारी टाइप होती है वो होती है बैलेंस बजट। अब बैलेंस बजट कौन सा बजट होता है? क्योंकि हम बजट में दो चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, एक है इनकम जो कि गवर्नमेंट ने जनरेट की, दूसरा इस इनकम की यूटिलाइजेशन जो इसके एक्सपेंडिचर को शो कर रही होती है। और एक्सपेंडिचर हेड भी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में कि गवर्नमेंट के पास 3 एक्सपेंडिचर हेड होते हैं। और इनकम के रिसोर्सेज भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट कर रही होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट कर रही होती है। तो जब गवर्नमेंट इस इनकम को इस्तेमाल करती है लोगों की वेलफेयर के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, तो अगर ये इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हो तो हम ऐसे बजट को कहते हैं बैलेंस बजट। नॉर्मली जो है वो बैलेंस बजट बहुत कम देखने में आता है। दूसरी टाइप जो होती है वो कौन सी है? सरप्लस बजट। सरप्लस बजट को अगर हम डिस्कस करें तो सरप्लस बजट में क्या होता है कि इनकम जो है वो ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से कम होता है। नॉर्मली कोई भी गवर्नमेंट इस टाइप का बजट प्लान नहीं करती क्योंकि गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है वो टारगेट क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने आवाम के लिए ज्यादा एफर्ट करे, कंपैरेटिवली उनको ये चीज फील ना हो कि टैक्स के फॉर्म में उनसे पैसे लिए तो ज्यादा दे जा रहे हैं लेकिन उनकी प्रमोशन पर, उनके स्टेटस पर, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक्सपेंडिचर कम किए जा रहे हैं और अमाउंट सेव करके गवर्नमेंट के पास। तो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, रनिंग गवर्नमेंट जो होती है, वो इस किस्म का कोई मिसकॉन्सेप्शन लोगों में पैदा करना नहीं चाहती। उसका जो टारगेट होता है वो टारगेट यही होता है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए, मुल्क में डेवलपमेंट के काम किए जाएं। तो ऐसी सूरत में सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। और सरप्लस बजट जो है अगर हम उसको आसान लफ्ज़ों में इस्तेमाल करें या बताएं तो सरप्लस बजट वो बजट होता है जिसके अंदर सेविंग का एलिमेंट जो है वो इंक्लूड हो रहा होता है। थर्ड टाइप जो होती है वो कौन सी होती है? डेफिशिएट बजट। नॉर्मली जो गवर्नमेंट्स हैं वो डेफिशिएट बजटिंग की तरफ जाती हैं क्योंकि डेफिशिएट बजट में क्या होता है कि इनकम कम होती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपने आप को प्रूव कर पाती है कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। जो कुछ उसने लोगों से इन फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्ट
किया था उसने सिर्फ वही जो है वो एक्सपेंड नहीं किया मुल्क की बहबूद के लिए, तरक्की के लिए, लोगों की फलाह के लिए, बल्कि उसने उससे ज़्यादा कंज्यूम किया है। तो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं बजट्स की, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिशिएट बजट। तो नॉर्मली जो हुकूमतें होती हैं वो डेफिशिएट बजट की तरफ जाती हैं, यानी कि उनकी इनकम कम हो रही होती है टैक्स के जरिए से या दूसरे रिसोर्सेज से, बल्कि एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात। ज़कात जो कि एक रिलीजियस ड्यूटी है, एवरी साहिब मुस्लिम, हर वो शख्स जिसके पास ज़कात के लिहाज से पैसे होते हैं वो ज़कात को सालाना बेसिस पर डिस्कस जो है वो पे कर रहा होता है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ज़कात, ज़कात का सिग्निफिकेंस, ज़कात की माशरती अहमियत या ज़कात की इक़्तिसादी अहमियत। तो पहला ही जो हमारा होता है पॉइंट वो क्या है, हेल्पफुल टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जनाब हर एक के पास इनकम है, तो ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो सारे के सारे हमेशा के लिए उनके पास रहे, बल्कि जो दीन इस्लाम है उसका तरीक़ाकार क्या है कि जो पैसा आपके पास है उसमें आप गरीबों का भी ख्याल करें। तो ज़कात की जब पेमेंट हो रही होती है तो रिच फैमिलीज़ के जो पैसे होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं पुअर फैमिलीज की तरफ, क्योंकि ज़कात जो है वो अमीरों से लेकर साहिब इस्तात लोगों से लेकर उन लोगों की तरफ उन लोगों को दी जाती है जो कि गरीब या नादार होते हैं या जो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा नहीं कर पा रहे। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि ज़कात जो है वो मददगार होती है किसी भी इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या है कि कोई भी इकोनॉमी जब स्टेबल फॉर्म में होती है जबकि उसकी लोकल मार्केट में जो डिमांड है वो डिक्रीज ना हो रही हो, क्योंकि अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो ओवरऑल जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो जब लोगों के पास सेल ही नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो वो ओबियसली अगले सेशन के लिए मजीद प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो जब पैसा अमीरों के पास से गरीब लोगों के पास जा रहा होता है तो उनकी रूटीन जिंदगी की जो चीजें हैं वो अच्छे से डिमांड में इंक्रीज लेकर आती हैं, तो इसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, हेल्प इन लीजिंग द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि देखें हर एक बंदे के पास जो इनकम लेवल है वो सेम नहीं होता है। कुछ लोगों का फैमिली बैकग्राउंड होता है कि वो खानदानी तौर पर रईस होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी जायदादें होती हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। तो जाहिर सी बात है जिसकी बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली वो उसी फील्ड्स की तरफ में जाके ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी स्किल्स जो है वो उसी तरीके की होती हैं। तो फिर ऐसे लोगों के अंदर गुर्बत आने के चांसेस कब होते हैं, कम होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनके साथ ये मसला नहीं होता, बल्कि उनका बैकग्राउंड ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता किसी भी वजह से वो लोग गरीब रहे, खानदानी तौर पर उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो जब हम ज़कात लेते हैं तो ज़कात क्या होती है, उन लोगों से ली जाती है जो कि अमीर हैं और उन लोगों को दी जाती है जो कि गरीब है। तो ये जो क्लास का डिफरेंस है, उम्रा का तबका, गुरबा का तबका, इसको कंट्रोल करने के लिए ज़कात जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार होती है। इसके ज़रिए से वो लोग भी अपनी रूटीन लाइफ को सेटल कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा कर लेते हैं जिनके लिए मुश्किल पेश आ रही होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हेल्प्स एंड कैपिटल अकोमोडेशन। कि जो भी सरमाया है वो चंद हाथों में नहीं रहता, बल्कि वो जो पैसा है सरमाए की फॉर्म में, दौलत की फॉर्म में, वो सरमाया जो है वो इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, एक जगह पर नहीं रहता बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स में मूव करता रहता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिस्करेज एंटी सोशल एक्टिविटीज। अब एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, जिस बंदे के पास खाने के लिए नहीं है या जरूरत जिंदगी पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, वो कितनी भी कोशिश कर रहा है उसको किसी भी तरीके से कामयाबी हासिल नहीं हो रही। तो फिर जो सोच है इंसान को वो मुंफी डायरेक्शन की तरफ लेके जाना शुरू हो जाती है और लोग क्या करते हैं, चोरी, लूटामारी, इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं माशरे में, जो माशरती बुराइयां हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों की फ्रस्ट्रेशन को इस तरह से मदद मिल जाए कि उनकी चुप चुपाते जो जरूरियात हैं, जो परेशानियां हैं, उन्हें हल कर दिया जाए, तो उसकी जो ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन किस वक्त पॉसिबल है,
है ये उस वक्त पॉसिबल होता है कि जब हम ज़कात पे कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़कात का जो मोटिव है, ये ज़कात का जो टारगेट है वो उन लोगों की मदद है जो कि गरीब है, जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए वसाइल नहीं है। तो जब उनको ये चीज़ मैसर आ जाती है कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए रिसोर्सेज जनरेट हो जाते हैं, उनको इनकम मिलना शुरू हो जाती है या माशी तौर पर मदद हो जाती है, पैसे मिल जाते हैं, तो उनका जहन मुल्की सोचों की तरफ नहीं जाता, वो अपनी ज़रूरियात को सीधे तरीके से पूरा कर लेते हैं। तो जब वो चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, ज़्यादा चीज इन तरफ नहीं जाते, तो इससे क्या होता है, सोशल एंटी एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं या उसका खात्मा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या क्या है कि सोशल वेलफेयर को हम डेवलप करते हैं, यानी माशरती फलाह बहबूद का काम जो है वो ज़कात की अदायगी के जरिए से बहुत आसानी से किसी भी इकोनॉमी में परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि जब माशरे की बहबूद होती है तभी जो है वो वहाँ की इकोनॉमी भी स्टेबल हो रही होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस से रिलेट करता हुआ, वो टॉपिक क्या है, एडवांटेजेस यानी कि फायदे, डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस की थी कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हाई इनकम लेवल वालों पर इम्पोज किया जाता है, जिनका इनकम लेवल हाई है उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स इम्पोज होगा, हर एक के ऊपर डायरेक्ट टैक्स इम्पोज नहीं होता। और डायरेक्ट टैक्स की जो प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स जिस बंदे के नाम से इम्पोज किया जाता है, पेमेंट भी उसे ही करनी होती है, जो कि डायरेक्ट टैक्स की बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हमने कैनन ऑफ टैक्सेशन में डिफरेंट कैनन डिस्कस किए थे जो एडम स्मिथ ने रिप्रेजेंट किए थे। एडम स्मिथ का पहला कैनन क्या था, कैनन ऑफ इक्वालिटी। कैनन ऑफ इक्वालिटी के अकॉर्डिंग हम किस चीज को डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि कौन कितना अमाउंट पे करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो इस लॉ को 100% फुलफिल करता है, क्योंकि ये लोगों के इनकम लेवल को देखकर इम्पोज किया जाता है। जितनी इनकम हाई होती है उसी रेट से टैक्स इम्पोज होता है। तो जो हाई स्केल वाले लोग होते हैं, जिनका इनकम लेवल हाई होता है, तो वो ज्यादा अमाउंट पे करते हैं, और जिनका इनकम लेवल कम होता है तो वो कम अमाउंट एज अ टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो कैनन ऑफ इक्वालिटी को परफॉर्म कर रहा होता है। दूसरा क्या है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो जस्टिफाई करता है कैनन ऑफ इकोनॉमी को। कैनन ऑफ इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हम किस चीज को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कैनन ऑफ इकोनॉमी में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टैक्स सिस्टम ऐसा हो जिसके अंदर एक्सपेंसेस कम हो और जो रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं बाय दैट टैक्स उसका अमाउंट ज्यादा हो। तो डायरेक्ट टैक्स के जरिए से हमारी काफी सेविंग हो जाती है, क्योंकि सिस्टम बहुत सिंपल होता है, तो इसलिए हम ज्यादा अमाउंट को सेव कर सकते हैं ताकि हम पब्लिक वेलफेयर के लिए उसको यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा टैक्स जो पॉइंट जस्टिफाई हो रहा होता है डायरेक्ट टैक्सेस में, वो क्या है, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। किसी भी सिस्टम की सक्सेस जब तक है जब तक वो ऑटोमेटिकली सेटल होता रहे। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन रुक जाती है किसी भी वजह से, तो फिर हम उसको इतने अच्छे से सक्सेसफुल रेट पर नहीं जज कर सकते। तो डायरेक्ट टैक्स में ये एबिलिटी होती है, क्योंकि वो इनकम पर इम्पोज हो रहा होता है, तो जिसकी इनकम ज्यादा होगी, अगर हमने 5% कैलकुलेट किया 5 लाख पर, तो अमाउंट ज्यादा आएगा। अगर हमने 2.5 लाख पे जो है 5% कैलकुलेट किया तो अमाउंट कम होगा। तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट टैक्स जो है वो एडजस्ट हो रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें ये मेरिट मिलते हैं बाय डायरेक्ट टैक्स। अगला कैनन जो है वो क्या है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। डायरेक्ट टैक्स जो है वो जस्टिफाई करता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी को, क्योंकि टैक्स पेयर को ये पता होता है कि उसे कब कहाँ कितना अमाउंट जो है टैक्स की फॉर्म में जमा करवाना है हुकूमत को। फिर जब हम टैक्स पे करते हैं तो हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि जनाब जो भी पैसा हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें उसके बदले में क्या सहूलियत दे रही है, या अगर हम किसी सहूलत की डिमांड करते हैं कि हुकूमत हमें माशरती तौर पर ये सहूलियात फराहम करे, तो उसके लिए हमें भी हुकूमत का मददगार होना पड़ेगा, यानी हमें भी टैक्सेस पे करना पड़ेंगे। जब हम टैक्स पे करेंगे जब जो है वो इनकम जो है वो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करेगी,
या फिर हमारी जो सोसाइटी में हमारी बेसिक ज़रूरियात है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सेहत का डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, तो उन डिपार्टमेंट को फुलफिल करने के लिए हुकूमत को जो पैसे दरकार होते हैं, तो हमारा टैक्स ही वो पैसे जनरेट कर रहा होता है, जो कि हुकूमत इन सारी जगहों पर इस्तेमाल कर रही होती है डिफरेंट सेक्टर में सोसाइटी के अंदर। तो ये वो सारे एडवांटेजेस थे जो हमें डायरेक्ट टैक्स से मिल रहे होते हैं। देन अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स, यानी कि नुकसानात या वो चीज़ें जिनके जरिए से डायरेक्ट टैक्स पेयर जो है वो अपने आप को बर्डन में फील कर रहा होता है। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, एनकरेज लार्ज स्केल ऑफ एविजन, कि क्योंकि ये लमसम पेमेंट हो रही होती है तो लोग जो है वो इसको इतने खुशी खुशी पे नहीं करते, तो इसके अंदर अवॉइड करने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। अनपॉपुलर एंड पेनफुल, ये लोगों में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं समझे जाते, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या हो रहा होता है कि भाई इतना सारा अमाउंट जो हमारी इनकम का था, जो हमने अपनी मेहनत से कमाई थी, सारी एफर्ट्स हमारी थी, अब वो हमें जो है वो हुकूमत को पे करना पड़ रहा है। तो ये जो ना ये चीज़ जो है ना वो लोगों के अंदर क्या करती है, एक तरह की इरिटेशन या पेन क्रिएट कर देती है, उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। इनकन्वीनियंट होता है क्योंकि ये पूरे साल पर इम्पोज हो रहा होता है, तो मे बी कि उस टाइम पर उनके पास इतना अमाउंट सेव हो या ना हो, या उस वक्त वो लॉस की सिचुएशन को बेयर कर रहे हो, इकोनॉमिकली स्टेबल ना हो, तो इसलिए ये क्या होता है, इनकन्वीनियंट होता है फॉर द टैक्स पेयर। और ये क्या है, नॉन रिलायबल सोर्स रेवेन्यू इन पुअर कंट्री। पुअर कंट्रीज, हर कंट्री का अपना एक स्टेटस है। जिन कंट्रीज में इंडस्ट्री का सेक्टर जो है वो डेवलप होता है, वो डेवलप कंट्री कहलाती है। अब हमें तो मालूम ही है कि हमारा मुल्क जो है वो एग्रो बेस्ड कंट्री है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का यहाँ पोर्शन बहुत कम है, तो ओबियसली ये एक अंडर डेवलप कंट्री कंसिडर होता है। पाकिस्तान जो है वो डेवलप कंट्री में कंसिडर नहीं होता, क्योंकि इनका जो जीडीपी रेट है वो काफ़ी स्लो है, तो इसलिए क्या है कि ये पुअर कंट्रीज में जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम आ रहे हैं, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हम रेगुलर अपनी कंजम्पशन, जब भी हम कुछ भी बाय करें या कुछ भी सेल कर रहे होते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स उसकी प्राइस में ऐड हो रहा होता है। जब आप सेल करते हो तो वो प्राइस जो है वो कहाँ पे कन्वर्ट हो रही होती है, प्राइस में ऐड हो रहा होता है वो अमाउंट, और जब हम उसको परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो कंज्यूमर उसको पे कर रहा होता है। डिफरेंट जो उसकी रूटीन लाइफ की चीज़ें होती हैं, वो चाहे खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो रहन सहन के मुतालिक अशिया हो, तो जो भी कुछ मेडिसन, ग्रॉसरी का सामान या क्लोथिंग का सामान हम परचेज कर रहे होते हैं, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लाजमी बेसिस पर पे कर रहे होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस या फायदे इनडायरेक्ट टैक्सेस के। ये क्या है, कन्वीनियंट टू पे। जब भी आप किसी भी चीज की शॉपिंग कर रहे होते हो, तो जब आप उसकी पेमेंट करते हो, तो उस पेमेंट में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पे कर देते हो। आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब कितना अमाउंट एक दिन में टैक्स की फॉर्म में दे दिया है। जबकि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि आपको बाकायदा इशू होता है कि आपको इतना अमाउंट एज अ टैक्स दे रहा होता है, तो इसलिए ये अनपॉपुलर या पेनफुल होता है। जबकि यहाँ हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होता है, कन्वीनियंट टू पे होता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये प्राइस में इंक्लूडेड है, तो हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो चीज खरीदी है उसकी हम टोटल प्राइस पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर हम सेल टैक्स की तरफ जाते नहीं, हम ये देखते हैं कि प्राइस कितनी, हमने टैक्स पे कर दिया, तो इसको हम इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। अब ये रेवेन्यू प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि ओबियसली जो ग्रॉसरी का सामान है, जो भी हमारी ज़रूरत जिंदगी का सामान है, वो रोज आने की बुनियाद पर हर माशरे में खरीदा जा रहा होता है, फरोख्त किया जा रहा होता है, तो ये क्या करता है, इनकम जनरेट करता है गवर्नमेंट के लिए। सेकेंडली अब हम इसमें डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, के इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन सा नुकसान होते हैं जो कि किसी भी हुकूमत को बर्दाश्त करने होते हैं। वो क्या है, हुकूमत के साथ साथ ये कंज्यूमर को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। दे आर इनइक्विटेबल। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, अब एक अमीर आदमी खरीद रहा है कोई भी प्रोडक्ट, तब भी वो उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है, और अगर कोई गरीब आदमी खरीद रहा है, लोकल पर्सन खरीद रहा है, तब भी वो उतना ही अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो पे कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, इनइक्विटेबल होते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे के सारे इसको सेम अमाउंट को पे कर होते हैं। सेकंड जो आ रहा है वो हमारे पास क्या
जा रहा है दे आर अनइकोनॉमिकल, क्योंकि ये कंपनी पर इम्पोज होता है, कंपनी के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होता है कंज्यूमर के पास। तो ये एक बड़ा सिस्टम जो है वो वर्किंग में आ रहा होता है। जब बड़ा सिस्टम वर्किंग में आ रहा होता है ओब्वियसली उसके एक्सपेंसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम इसीलिए ये कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो अनइकोनॉमिकल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और जो अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा होता है एज टैक्स तो वो थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। फिर जो आ रहा है वो क्या आता है, हार्मफुल टू द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर कौन है, कंज्यूमर, यानी कि मैं, आप, XYZ कोई भी बंदा जब कोई भी चीज खरीदने जा रहा है तो वो क्या है, कस्टमर है। अब कस्टमर को ये कस्टमर के लिए क्या होता है, बर्डन क्रिएट कर रहा होता है। कस्टमर के लिए नुकसान का हो जाता है कि अगर वो लिमिटेड इनकम वाले सेक्टर से बिलोंग कर रहा है तो बेचारे की जो लिमिटेड इनकम है उस लिमिटेड इनकम में वो लिमिटेड चीजें ही परचेज कर सकेगा और उसको हर दिन हर किस्म की खरीदारी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये कंज्यूमर के लिए जो होता है वो थोड़ा पेनफुल हो जाता है। तो हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस क्या किया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टॉपिक कंप्लीटेड, मिलते हैं नेक्स्ट